गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स। तो आपको पता है कि हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट कर लिया है। उसके अंदर जो डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स हैं वो बहुत स्ट्रिंजेंट होने की वजह से कुछ स्टार्टअप्स जो हैं वो गवर्नमेंट को कंप्लेन कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इसलिए अब जो है डिसाइड किया कि वो इस ड्राफ्ट में जो ये नॉर्म्स हैं इनको एक बार रीलुक करेंगे। तो कहा जा रहा था कि ये रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कंप्लायंस इंटेंसिव हैं और उससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर फ़र्क पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये जो है इसको एक बार से रिव्यू किया जाएगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डाटा लोकलाइजेशन होता क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो डेटा है उसको स्टोर करोगे किसी भी ऐसे फिजिकल डिवाइस पे जो कि हमारे कंट्री के किसी भी या फिर किसी भी कंट्री के ऑफ कोर्स, मतलब जो जो भी कंट्री डेटा लोकलाइजेशन लेके आ रही है तो वो हमारी अब जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में आप कहो तो वो हमारी कंट्री के फिजिकल बॉर्डर्स के अंदर ही वो डेटा जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा किसी फिजिकल डिवाइस में। इसका अगर आप सिंपल भाषा में समझो तो मतलब जो हमारा डेटा होगा उसके जो सर्वर्स हैं वो हमारी कंट्री के अंदर ही होने चाहिए, वो डेटा बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये होता है डेटा लोकलाइजेशन। तो अब हम देखते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन बिल में है क्या। ऑफ कोर्स इसको हम प्रिवेसी बिल भी कह रहे हैं। लोकसभा में इसको इंट्रोड्यूस किया था दिसंबर 2019 में, लेकिन फिर इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया क्योंकि इसमें कुछ प्रोविजंस के ऊपर जो है वो मतभेद था। तो अब ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये सिर्फ ऑनलाइन डेटा के लिए रिलेटेड ही नहीं है, ऑफलाइन डेटा को भी ये रेगुलेट कर रहा है। तो इसके कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं अब हम। तो जैसे कि जो इसका पर्सनल डेटा जो है ये बिल कहाँ पर एप्लीकेबल होगा कि जो जो पर्सनल डेटा आपका गवर्नमेंट यूज़ करती है, कोई कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है वो यूज़ कर रही है, इवन फॉरेन कंपनीज भी अगर यूज़ कर रही हैं आपका डेटा को, उनके ऊपर ये प्रोविजंस लगेंगे। तो इसमें तीन तरह के कैटेगरी में डेटा को बांटा गया है। पहला है पर्सनल डेटा, तो मतलब आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी डेटा है वो कहा जाएगा पर्सनल डेटा। दूसरा है सेंसिटिव पर्सनल डेटा, जैसे जो आपका फाइनेंशियल डेटा होता है, बायोमेट्रिक डेटा होता है, कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ, ये आपका बहुत ही सेंसिटिव पर्सनल डेटा होता है। अगर किसी के हाथ आ जाए तो उसका मिसयूज़ किया जा सकता है, इसीलिए इसको गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि ये सेंसिटिव पर्सनल डेटा होगा। और क्रिटिकल पर्सनल डेटा क्या है, ये गवर्नमेंट जो है ये अपने हिसाब से टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट नोटिफाई करती रहेगी कि क्या हम किस डेटा को हम क्रिटिकल पर्सनल डेटा में डालेंगे। ठीक है। फिर डेटा फिड्यूशरी कौन होगा, जो आपके पर्सनल डेटा को प्रोसेस करते हैं, वो आपके बिहाफ। फिड्यूशरी का मतलब क्या होता है, ट्रस्टी। आपका डेटा वो एक आपने अपने ट्रस्ट पे एक तरह से दिया है उनको, आपने एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया है उस कंपनी के साथ कि वो आपको सिर्फ आपके डेटा को मैनेज करेंगे, सिर्फ प्रोसेस करेंगे, वो उसको ओन नहीं करते हैं। ठीक है। तो कुछ कलेक्शन और पर जो है स्टोरेज लिमिटेशंस के रूल्स के मुताबिक ही वो सिर्फ उस डेटा को प्रोसेस कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो अपने मर्जी से आपके डेटा को प्रोसेस कर सकें। फिर गवर्नमेंट को ने बोला है कि आप जो है ये फिड्यूशरीज को बोला है कि आप लोगों का डेटा सिर्फ तभी प्रोसेस कर सकते हो अगर लोगों ने प्रोसेस करने के लिए आपको कंसेंट दिया है। फिर आप कुछ ऐसे कंटेक्स्ट हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें आप पर्सनल डेटा को प्रोसेस कर सकते हो बिना कंज्यूमर के कंसेंट के। वो कौन कौन से केसेस हैं? सबसे पहला केस तो है अगर गवर्नमेंट कोई फाइनेंशियल बेनिफिट देना चाहती है, समझ लो आधार लिंक कोई सब्सिडी देना चाहती है, तो उस केस में जो है पर्सनल डेटा को जो है बिना कंसेंट के भी प्रोसेस किया जा सकता है। अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हैं या कोई मेडिकल इमरजेंसी का केस आ जाता है उसमें भी पर्सनल डेटा को जो है वो बिना कंसेंट के प्रोसेस किया जा सकता है। सोशल इंटरमीडियरीज की कुछ ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि आपको एक यूज़र वेरिफिकेशन मैकेनिज्म जो है वॉलंटरी देना है आपके यूज़र्स को। फिर उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज आपको पता ही है कि कौन से होते हैं, जो आपके यूज़र्स के बीच में ऑनलाइन इंटरेक्शन करवाते हैं। फिर डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की भी बात की जा रही है ताकि जो है इंडिविजुअल्स के डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके, पर्सनल डेटा को मिसयूज़ ना हो और कंप्लायंस को भी जो है वो इंश्योर किया जा सके। अब इस अथॉरिटी के अंदर एक चेयरपर्सन होगा, 6 मेंबर्स होंगे और एटलीस्ट उनको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस जो अथॉरिटी के ऑर्डर्स होंगे वो एपेलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज किए जा सकते हैं और ऑफ कोर्स लास्ट रिजॉर्ट तो ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट होगा। अब इंडिया का जो डेटा जनरेट होता है उसको बाहर ट्रांसफ़र कब किया जा सकता है? अब सेंसिटिव पर्सनल डेटा को बाहर ट्रांसफ़र किया जा सकता है अगर जो है इंडिविजुअल या जो आपका यूज़र है वो एक्सप्लिसिटली कंसेंट दे रहा है उसका। तो अगर आप कहोगे, आप एक्सप्लिसिटली कंसेंट देते हो जो अपने सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को या डेटा फिड्यूशरी को कि आप हमारे डेटा को बाहर भेज सकते हो, सिर्फ तभी आप जो है जो आपकी कंपनीज होंगी वो आपके डेटा को बाहर भेज पाएंगी। सेंसिटिव पर्सनल डेटा जो है वो वैसे जो है इंडिया में ही स्टोर किया जाएगा।
लेकिन कुछ ऐसा क्रिटिकल पर्सनल डेटा होगा जिसको तो गारंटेड या फिर मतलब कंपल्सरीली ही उसको जो है इंडिया में ही स्टोर किया जाने वाला है, ठीक है। तो ये जो स्टोरेज के जो डेटा जो है लोकलाइजेशन के जो आपके नॉर्म्स हैं उसको रिलेटेड कुछ जो है इश्यूज आए हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको एक बार रीलुक करेंगे। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अडॉप्शन इन इंडिया। तो अभी हमारे 2021 और 2022 के बीच में जो अडॉप्शंस हुई हैं बच्चों की, उसमें ये पता लगा है कि 3000 के करीब जो अडॉप्शंस हुई हैं उसमें से 1700 जो है वो गर्ल्स की अडॉप्शन हुई है, ठीक है। तो मतलब एक तरह से ज़्यादा गर्ल्स को प्रेफरेंस मिल रही है अडॉप्शन के टाइम पर एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, जो कि ट्रेंड बिल्कुल उल्टा था 2013 और 14 से पहले। पिछले 8-10 सालों में ये ट्रेंड बदलता हुआ हमें देखने को मिला है। अब अडॉप्शन क्या होता है? एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें एक चाइल्ड को उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स से सेपरेट करके एक लॉफुल कस्टडी में अडॉप्टिव पेरेंट्स के पास दे दिया जाता है, और उसके पास वो सारे राइट्स होते हैं जो एक बायोलॉजिकल चाइल्ड के राइट्स होंगे, ठीक है। अब इंडिया में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसके प्रोविजंस इसको रेगुलेट करते हैं, और कहा गया है कि क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होंगे जिससे अडॉप्शन को जो है गवर्न किया जाएगा। पहला तो है कि चाइल्ड के इंटरेस्ट सिक्योर रहें। दूसरा, इंडियन सिटीजन्स को प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि जो चाइल्ड अडॉप्ट किया जा रहा है उसके सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट इंडियन सिटीजन्स ही प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फिर इसमें जो है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है वो नोडल एजेंसी होगी, जो भी इंडिया में अडॉप्शन किया जाता है उसके लिए नोडल एजेंसी कारा होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कारा के बारे में। कारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर जो है बनाया गया है। नोडल बॉडी है आपके इंडियन चिल्ड्रन को अडॉप्ट करने के लिए, इवन इंटर कंट्री अडॉप्शंस के लिए भी इसको सेंट्रल अथॉरिटी बनाया गया है। तो आपके ऑर्फन चिल्ड्रन, अबैंडन चिल्ड्रन, सरेंडर चिल्ड्रन, इन सबको अडॉप्ट करने के लिए जो भी प्रोसीजर होता है वो कारा के थ्रू ही किया जाता है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन इन इंडिया। तो अभी WHO और यूनिसेफ ने एक स्टडी कंडक्ट की है और उसमें देखा है कि जो अनवैक्सीनेटेड या फिर वो चिल्ड्रन जिन्होंने अपनी फर्स्ट डोज को भी मिस कर दिया DTP की, वो डबल हो गए हैं। क्यों, क्या हुआ है कि WHO और यूनिसेफ ने देखा है कि पिछले 30 साल में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है चाइल्डहुड वैक्सीनेशंस में, पिछले कुछ सालों में, पिछले दो साल में खासकर, जब से कोविड की सिचुएशन आई है, तो ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ है कि बहुत लंबे टाइम बाद जो है 2019 और 21 के बीच में हमें 5 परसेंटेज पॉइंट्स का जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है DTP के जो वैक्सीनेशन वाले बच्चों में। फिर अब हुआ क्या, रीजंस क्या हैं? पहला तो है कि कुछ ऐसे चिल्ड्रन हैं जो कन्फ्लिक्ट या फिर फ्रेजाइल सिचुएशन में रहते हैं, वहाँ पर इम्यूनाइजेशन का एक्सेस ले जाना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर मिस इन्फॉर्मेशन, कोविड के टाइम पर जो हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में या फिर जो हमारे मीडिया में डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है वैक्सीनेशन के खिलाफ, उसकी वजह से भी जो है माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। तीसरा, जो कोविड के टाइम पर हमारा डिस्प्रपोर्शनेट फोकस जो है वो कोविड की वैक्सीनेशन पर ज़्यादा रहा एज़ कम्पेयर टू बच्चों की वैक्सीनेशन पर, तो उसकी वजह से भी जो है ये डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब इंडिया स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस क्या है? इंडिया में जो है पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि ये डिक्लाइन हो रहा है बच्चों के वैक्सीनेशन में। इवन जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो जिनको 0 डोज लगी है वो भी बढ़कर 30 लाख हो चुके हैं 2020 में, ठीक है। अब इंडिया के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में भी देख लेते हैं। तो 1978 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का नाम दिया गया। अब इसका टारगेट ये था कि बच्चों को और प्रेग्नेंट वीमेन को फुली इम्यूनाइज करना है, लेकिन जो है UIP जो है आपका 65% चिल्ड्रन को ही सिर्फ पहले साल में उनके जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के जो चिल्ड्रन होते हैं उनको सिर्फ 65% बच्चों को ही जो है वो इम्यूनाइज़ कर पाया, डिस्पाइट बहुत टाइम तक ये प्रोग्राम चलता रहा फिर भी इम्यूनाइज़ नहीं कर पाया। फिर गवर्नमेंट, जब न्यू गवर्नमेंट आई NDA गवर्नमेंट, तो उन्होंने दिसंबर 2014 में इस प्रोग्राम को बंद करके मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया, जिसके अंदर अप टू 2 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे और प्रेग्नेंट वीमेन को इम्यूनाइजेशन करने का प्रोग्राम बनाया गया। उसमें भी जो है प्रोग्रेस हमें 6.7% पर ईयर जो है वो के ग्रोथ से देखने को मिली। फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम भी लाया गया 2017 में। उसमें यही टारगेट था कि 2 साल तक के बच्चों को और प्रेग्नेंट वीमेन को हमने जो है वो वैक्सीनेट करना है, लेकिन अब उसका भी जो है दिसंबर 2018 में ख़त्म हो गया। फिर फुल इम्यूनाइजेशन का जो टारगेट था 90% तक करने का, वो भी अचीव नहीं कर पाए। फरवरी 2022 में अभी जो है रिसेंटली 5-7 महीने पहले ही जो है मिशन इंद्रधनुष 4.0 भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। अभी आपको पता ही है वो अगला फेज़ है मिशन इंद्रधनुष का, क्योंकि जो मिशन इंद्रधनुष 3.0 था जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था, उसमें भी जो है सारे बच्चे और प्रेग्नेंट वीमेन कवर नहीं हो पाए थे।
तो अब आप देख रहे हो कि बार बार एक्सटेंड करना पड़ रहा है ये इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम। तो अभी तक 10 फेज़ मिशन इंद्रधनुष के लगभग कंप्लीट हो चुके हैं 701 डिस्ट्रिक्ट्स में, और 3.86 करोड़ बच्चे और 96.8 लाख प्रेग्नेंट वुमेन को अभी तक वैक्सीनेट किया जा चुका है। लेकिन रीसेंट सर्वे ये कह रहा है, इतना भी सब कुछ मतलब ख़राब नहीं है, रीसेंट सर्वे ये कह रहा है कि 18.5% हमको इंक्रीज़ देखने को मिला है, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काटसा वेवर फॉर इंडिया। तो आपको पता है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो वहाँ का लोअर हाउस है यूएस का, उन्होंने इंडिया को काटसा वेवर देने के लिए अप्रूव कर दिया है। अब ये सेनेट में अगर पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर आ जाएगी। वैसे भी प्रेसिडेंट के पास पावर है, बट एक तरह से प्रेसिडेंट को जो है एक तरह से कहा जाएगा कि आप जो इंडिया ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीदा, उसके लिए इंडिया के ऊपर सैंक्शंस मत लगाओ, काटसा के अंदर उनको एक वेवर दे दो। ठीक है, तो काटसा है क्या? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट जो है 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन लेके आई थी, जिसमें कोई भी कंट्री अगर रशिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया के साथ कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन, अब ये वर्ड की बहुत अहमियत है यहाँ पर, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन कर रही है तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। अब वेवर्स कैसे मिल सकते हैं? ठीक है, इंडिया को वेवर कैसे मिलेगा? क्योंकि हमने तो रशिया के साथ ट्रांजैक्शन की है, मिलिट्री या फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रांजैक्शन करी है। तो अब सिर्फ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जो शब्द है, इसका रेलेवेंस यहाँ आता है सामने। तो अगर आप रशिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया की किसी भी कंपनी के साथ मिलिट्री या फिर इंटेलिजेंस का कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन करते हो, तब आपके ऊपर ये सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। ठीक है, और इसमें एक और भी जो है वो एस्केप राउट दिया गया है कि अगर आप कि ये ट्रांजैक्शन यूएस के किसी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को जो है वो अफेक्ट नहीं कर रही, तो आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है या वेवर मिल सकता है। अब इंडिया जो S-400 मिसाइल ले रहा है वो हम यूएस को टारगेट करने के लिए थोड़ी ले रहे हैं, हम तो चाइना और पाकिस्तान से बचने के लिए ले रहे हैं ये। तो इसी कंटेक्स्ट में इंडिया को ये वेवर जो है वो मिल रहा है। अब काटसा और इंडिया का बहुत पुराना रिश्ता है। 2018 में S-400 मिसाइल जब इंडिया ने रशिया से लेने को प्रपोज किया, तो जुलाई 2018 में ही जो है यूएस ने इंडिया को बोला कि हाँ, आपको इंडोनेशिया को और वियतनाम को हम काटसा के सैंक्शन से वेवर दे देंगे, क्योंकि आप हमारे जो कोई स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को जो है वायलेट नहीं कर रहे हो। क्योंकि इनको पता था कि इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम चाइना के अगेंस्ट ही जो है ट्रांजैक्शन, मिलिट्री ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, सो अब इंडिया को ये सैंक्शन जो है, इस जो वेवर मिल रहा है, इंडोनेशिया को और वियतनाम को भी वेवर मिलेगा ये। ठीक है, अब S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम के बारे में भी देख लेते हैं। तो वर्ल्ड का सबसे डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और ये एक शील्ड का काम करता है अगेंस्ट इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल। तो यूएस का जो थर्ड सिस्टम है उससे भी ज़्यादा ये इफेक्टिव है, और S-400 जो है उस 2007 में बनाया गया था, और इस टाइम पर जो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम S-400 ही कर रहा है। ठीक है, सो अब इसको 5 मिनट के अंदर अंदर डिप्लॉय किया जा सकता है। हर तरह के एरियल टारगेट्स को ये एंगेज कर सकता है। एक बारी में 100 एयरबोर्न टारगेट्स को ये अकेला ही एंगेज कर सकता है। अब इंडिया को क्यों ज़रूरत है? इंडिया को जो है पाकिस्तान और चाइना से अगर कल को 2 फ्रंट वॉर हो जाती है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा S-400, और ये यूएस को ये बात पता है, इसलिए यूएस जो है ये हमको सैंक्शन से एक तरह से रिलीफ या फिर वेवर दे रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की NIRF रैंकिंग में इस बार दोबारा से IIT मद्रास जो है वो टॉप पर आया है ओवरऑल कैटेगरी में। जो आपका न्यू दिल्ली में आपका कॉलेज है मिरांडा हाउस, वो आपके कॉलेज कैटेगरी में टॉप पर आया है। IISc बेंगलुरु जो है वो यूनिवर्सिटी और रिसर्च के कैटेगरी में टॉप पर आया है, और कहा जा रहा है कि अगले साल से NIRF जो है वो इंस्टीट्यूशनल एक्रेडिटेशन और रैंकिंग ऑन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों कैटेगरीज को भी अपनी रैंकिंग बनाने के पैरामीटर्स में इंक्लूड करेगा। ठीक है, अब NIRF रैंकिंग्स हैं क्या? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उस टाइम पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम था, उन्होंने 2015 में इसको शुरू किया। इससे पहले क्या होता था कि प्राइवेट कंपनीज़ या फिर प्राइवेट मैगजीन्स जो हैं वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देती थी इंडिया में, लेकिन गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये गवर्नमेंट का एफर्ट होना चाहिए। तो 2015 में ये रैंकिंग्स देनी शुरू की गई। शुरू में तो ये वॉलंटरी थी, लेकिन 2018 के बाद सारे गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए इसको मैंडेटरी कर दिया गया। याद रखो, सिर्फ गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए
प्राइवेट के लिए अभी भी मैंडेटरी नहीं है। अब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, किस बेसिस पर ये रैंकिंग दी जाती है। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। ऐसे ही कैटेगरीज क्या हैं इसमें कि ओवरऑल, एक तो ओवरऑल कैटेगरी में जिसमें आईआईटी मद्रास फर्स्ट पर आया है, फिर यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में, इंजीनियरिंग के कॉलेज, इवन डेंटल जैसी कैटेगरी में भी कौन सी जो है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टॉप पर है उसकी रैंकिंग्स दी जाती हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नामसाई डिक्लेरेशन। तो अरुणाचल प्रदेश और असम जो है अपने बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने नामसाई डिक्लेरेशन पर साइन किया है। अब इसमें क्या कहा गया है कि 1960 में जो बाउंड्री लाइन बनाई गई थी हाई पावर्ड कमेटी द्वारा, उस बाउंड्री लाइन को हम जो है वो मानेंगे। जो 2007 के टाइम पर जो लोकल कमीशन ने जो है बाउंड्री बनाई थी उसको जो है वो अब जो है उसको डिसोन कर दिया गया। तो अब जो है नामसाई डिक्लेरेशन नाम क्यों पड़ा है, नामसाई डिस्ट्रिक्ट जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ पर ये साइन हुआ है, तो इसलिए इसका नाम जो है नामसाई डिक्लेरेशन कर दिया गया है। तो ये कुछ आपका अरुणाचल प्रदेश का यहाँ बैकग्राउंड दिया है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो फरवरी 1987 में स्टेट बना था। उससे पहले वो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी था जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1954 में सेंट्रल कंट्रोल में कर लिया था, एक यूटी बना दिया था। ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस। तो मानसून सेशन से पहले एक कंट्रोवर्सी आई थी, आपने देखा था कि अभी जो है अपोजिशन पार्टीज़ कह रही थी कि कुछ हमारे शब्दों को बैन कर दिया गया है लोकसभा में बोलने से। तो ये एक तरह से देखते हैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बैन कर दिया गया था, ये कोई ऐसी न्यू चीज़ नहीं है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बट हमेशा एक लिस्ट निकाली जाती है कि कौन कौन से शब्द जो है वो पार्लियामेंट में अलाउड नहीं होंगे। तो ये कोई न्यू प्रोसीजर नहीं है, ये हमेशा से ही चला आ रहा है जब से ऑफकोर्स हमारे यहाँ इंडिया आज़ाद हुआ है। बट इसके ऊपर जो है कंट्रोवर्सी, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी अब की गई है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो एक लिस्ट निकालते हैं जिसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है अंडर आर्टिकल 105 सब सेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है आर्टिकल 105 के अंदर हमारे सारे एमपीज़ या फिर हमारे लेजिस्लेटर्स जो हैं उनको पास राइट होता है कि वो फ्रीली बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बोलेंगे हाउस में। ठीक है, ये नहीं कि वो मतलब जो है फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो इसलिए क्या किया जाता है, रूल 380 जो है वो बनाया गया है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स मेंशन किए जाते हैं कि अगर आप वो शब्द बोल दोगे पार्लियामेंट के अंदर तो वो ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएंगे। ठीक है, ऑन, क्योंकि आपको पता है ना पार्लियामेंट की सारी प्रोसीडिंग जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर कुछ वर्ड्स ऐसे मेंशन किए जाते हैं कि अगर ये वर्ड कोई पार्लियामेंटेरियन बोल रहा है तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उसको जो है वो एक्सपंज कर दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा उस रिकॉर्डिंग से। ठीक है, सो बस यही एक चीज़ थी जिसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो आपस में क्लैश कर रही थी। ये कोई न्यू चीज़ नहीं है, ऑफकोर्स ये टाइम टू टाइम किया जाता है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिशन शक्ति। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिशन शक्ति स्कीम के लिए गाइडलाइंस इशू की हैं जिसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन को जो है वो के लिए ये मिशन शक्ति लॉन्च किया गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर दो स्कीम्स हैं मिशन शक्ति के अंदर, एक तो है संबल और दूसरी है समर्थ। संबल स्कीम आपकी जो है वो एक तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ विमेन के लिए है। समर्थ्य स्कीम आपकी विमेन के एम्पावरमेंट के लिए। तो संबल के अंदर कौन कौन सी, ये संबल जो है वो एक सब स्कीम है मिशन शक्ति के, उसके अंदर छोटी छोटी स्कीम्स आ जाती हैं जैसे वन स्टॉप सेंटर, विमेन हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी अदालत। ऐसी समर्थ्य जो कि आपकी एम्पावरमेंट करने के लिए वो उसके अंदर आपकी उज्ज्वला योजना, स्वधार गृह, वर्किंग विमेन हॉस्पिटल, ये सारी स्कीम्स जो हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, सो अब जो है नेशनल क्रच स्कीम और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को भी जो है समर्थ के अंदर ही जो है विमेन के एम्पावरमेंट के लिए ही जो है वो इंक्लूड कर लिया गया है, ये इस गाइडलाइंस में मेंशन किया गया है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जागृति। तो अब आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है उन्होंने जागृति नाम का एक मैस्कॉट जो है वो लॉन्च किया है, जो कि एक तरह से ऐसा कहा दिखाया जाएगा कि एक कार्टून है बेसिकली, कि एक एम्पावर्ड कंज्यूमर है और वो अवेयरनेस जनरेट कर रहा है कि कंज्यूमर्स अपने राइट्स को कैसे जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं और कैसे अपने सोल्यूशन जो है ग्रीवेंसेस को के लिए सोल्यूशंस को एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is data localization norms. So Ministry of Information and Technology has given a go ahead that they will allow the possibility of diluting the norms which are related to data localization. Okay, so you know that the current draft of personal data protection bill is under the consideration of the government. Of course it was introduced in the Lok Sabha, but later on it went to the standing committee, and the standing committee advised the government to reconsider this draft. And the data localization norms, these are being opposed by certain startups because they are saying that these norms are very compliance intensive and they would
hamper the ease of doing business in India. So, what is this data protection bill? What is data? First of all, let us see what is data localization. You know that data localization means storing data on a physical device which is present in the borders of our country. Okay, so basically, your server should be in India. Okay, so what is this data protection bill? So, data protection bill is also called as privacy bill, and it is aim to protect individual rights both online and offline, and it is applicable to the processing of personal data either by the government or by the companies incorporated in India, or even by the companies which are foreign in origin but they are dealing with personal data of individuals in India. So data has been categorized into three categories. First, of course, is the personal data, which relates to any of the characters, traits, or attributes of your identity. Second is your sensitive personal data, which belongs to your financial data, biometric data, caste, religion, or etc. And the critical personal data will be notified by the government time to time. Okay, so a data fiduciary is basically a trustee, like your Facebook, Twitter, any of the company, any of the internet company, or any company for that matter, even in the offline world also. If they are collecting your data, they are not the owner of your data, they are just the fiduciary or the trustee. You have trusted your data with that company, and they can only process the data subject to certain limitations. So those limitations have been mentioned in this bill. So what are the grounds of processing personal data? These data fiduciaries can process your personal data only if you have provided them the consent to do so, and that personal data can be processed without your consent if it is required by the government for providing certain benefits to the government, to the individual, or if there is any legal proceeding, or even in case of a medical emergency. So data protection authorities has also been proposed, which would protect interest of individuals, prevent misuse of personal data, and ensure compliance. It will consist of a chairperson and 6 members, and they should have at least 10 years of expertise in this field. Orders of this authority can be, of course, appealed to an appellate tribunal, and it also bars transferring of sensitive personal data outside India. Of course, only if you have provided consent, explicit consent to your data fiduciary, only in that case that data can be transferred outside India. Otherwise, sensitive personal data will be stored in India, and the critical personal data by the government can only be processed in India. Okay, so the next topic is adoption in India. So recently, the data has been released regarding the adoption status in India. So as per the data between 2021 and 2022, we have observed that a total of about 3,000, or rather 2,991 domestic in-country adoptions have occurred, and out of that, almost 1,700 were girls. So this trend is emerging, especially since the last 8 to 10 years, that girls are given more preference in adoption than boys. So adoption means a formal process whereby a child is permanently separated from his biological parents, and the lawful custody of that child is given to his adoptive parents. He or she enjoys all the rights, privileges, and responsibilities which is generally given to a biological child. So there are two legislations in India, of course, Hindu Adoption and Maintenance Act and Juvenile Justice Act. These two legislations deal with the adoption of a child in India, and the fundamental principles that govern the adoption in India is, of course, the interest of the child is supreme, and the preference must be given to place the child in adoption with Indian citizens, because only Indian citizens, it is believed that only Indian citizens would be able to provide the socio-cultural environment where the child will feel much closer to that only that socio-cultural environment only. So CARA functions as the nodal agency for adoption in India. And so what is CARA? CARA is a statutory authority, or statutory body rather, and it has been established under Juvenile Justice Act of 2015. And it also, apart from dealing with the intra-country adoptions, it also deals with inter-country adoptions under the Hague Convention. So for the adoption of any orphaned, abandoned, or surrendered children, this CARA functions as the nodal body. The next topic is unvaccinated children in India. So number of children
who have remained unvaccinated, or they have missed their first dose of DTP has doubled. So this is a study which has been published by WHO and UNICEF, and it says that that they have witnessed the largest sustained decline in childhood vaccinations in last 30 years. So even the three-dose regimen for the DTP, the children who received this three dose regimen of DTP has also fallen down by 5 percentage points between 2019 and 2021. So what are the reasons responsible for this decline? Of course, certain children are living in conflict and fragile situations where immunization access is often challenging. Of course, the second one is very important because there has been certain misinformation campaigns in India, especially regards to the COVID vaccine. So this has also led to the decline in overall trust upon vaccines, and that's why parents are not getting their children vaccinated. So even our disproportionate focus on COVID-19 has costed us dearly, because this we have diverted our resources to COVID vaccination instead of vaccinating our children. So certain India-specific observations have also been made in this report. So it has said that the number of children who have missed their first dose of DTP vaccine has more than doubled, and this is the first time that we have seen a decline in coverage in immunization for India as a whole. So number of children with zero dose have also risen to 3 million in 2020. So India's immunization program, you know that it started in 1978 as expanded program of immunization, and in 1985 it was modified as a universal immunization program. And despite being operational for so many years, it has only been able to immunize only 65% of children in the first year of their life. So for realizing the shortcomings of this universal immunization program, the government in December 2014 launched this mission Indradhanush, and the goal of this mission was to vaccinate or immunize all the children up to 2 years of their age, and pregnant women also. So this mission also saw an increased uptake by 6.7% per year. So it was witnessing a pretty good growth level, but time and again it had also been extended, and even the IMI intensified mission under Dhanush was launched in 2017. Then it ended in December 2018. Then in February 2021, we launched this mission in the Dhanush 3. Now with February 2022, we have launched this mission in the Dhanush 4. So about 10 phases of this mission under Dhanush have been completed, and they have covered almost 701 districts across the country. But all is not bad, because recent National Family Health Survey data shows that 18.5% increase in full immunization coverage has been witnessed during this Indradhanush mission period. Okay. So the next topic is CARTSA waiver for India. So US House of Representatives, which is the lower house of US Congress, has approved the legislation which recommends India-specific waiver for countering America's adversaries through Sanctions Act. So you know that India has purchased this S-400 missile defense system from Russia, and due to that, CARTSA sanctions could have been imposed upon India by the US, because in August 2017, the then President Donald Trump signed this CARTSA law, which specifically targets Russia, Iran, and North Korea. It is meant to punish countries which have deep engagements with Russia, North Korea, and Iran, and they were involved with these countries in a significant transaction. So why I'm focusing upon this word? Because significant transaction means that you can only be sanctioned for if you have indulged into a significant transaction. For ordinary transactions, you will not be sanctioned by the US. So significant transaction is an open word. So generally it means that if you are engaged with the Russian military or Russian intelligence services, then these sanctions would be imposed on you. But there is also another exception. If this transaction, even if it is a significant transaction, but it is not affecting the US strategic interest, in that case also exemptions could be given. So like for that, for this very purpose, India has been given this exemption, because our purchase of S-400 missile system is not intended against US, but it is intended against Pakistan and China. This is what US knows. That's why it has given us exemption. You know that in 2018 we made a deal with Russia regarding an S-400 missile system. It was a $5 billion deal,
and in July 2018, US communicated that they are ready to grant India, Indonesia, and Vietnam a waiver on CAATSA sanctions, because they know that India is and Indonesia and Vietnam is engaging with Russians only uh, for uh, upgrading their militaries against China. Okay, that these are transactions are not meant to harm America. So what is this S-400 Triumph missile system? So it's a air defense system. It is the world's most dangerous operationally deployed air defense system. It acts as a shield against incoming ballistic missiles. It is even more effective than the THAAD, that is developed by US. So S-400 has been made operational since 2007, and it is currently defending Moscow also. It can be deployed within 5 minutes, and it can engage all types of aerial targets, and it can also simultaneously track 100 airborne targets at the same time. So why India needs this? Because India needs to have certain capabilities to thwart missile attacks from Pakistan and China, especially in case of a two-front war. That's why S-400 missile systems have been procured by India, and which are, of course, defensive in nature. The next topic is National Institutional Ranking Framework of 2022. So, according to Ministry of Education's NIRF rankings, IIT Madras has once again secured the top higher educational institution position in the overall category. Miranda House has, which is of course located in Delhi, has retained its pole position in college category. IISc Bangalore has topped in the university and research categories. It has been said that from the next year, NIRF rankings will also have other two categories: institutional accreditation and national ranking on innovation and entrepreneurship. So what is this NIRF rankings? So NIRF was of course launched by Ministry of Human Resource Development, which is now of course Ministry of Education, in 2015. And earlier, before this 2015, what used to happen is that private companies or private magazines were releasing this ranking, whereby they were ranking of higher educational institutions. So this is the first time that government of India entered into this picture, and they started ranking the higher educational institutions in India. So initially this NIRF ranking was voluntary, but it was made mandatory in 2018 for all government run educational institutions. So these are the parameters: teaching, learning, and resources, research and professional practices, etc. Based upon these parameters, these rankings are given in certain categories, which are mentioned here. First, of course, is the overall national ranking, in which IIT Madras has topped the chart. University ranking, engineering, college, even dental has also been covered in the category of higher educational institutions. So the next topic is Namsai Declaration. So the boundary line which existed between Arunachal Pradesh and Assam in 1960 has been taken as the default arrangement between these two states. So by signing this Namsai Declaration, so the declaration has been signed between the chief ministers of both states, so that the interstate boundary dispute can be minimized. So it is saying, this Namsai Declaration is saying that all border issues between Assam and Arunachal Pradesh will be confined to only those areas which were there before the local commission in 2007. So Namsai Declaration, why it is being named as Namsai? Because Namsai is the headquarters of Namsai district, where this declaration has been signed in Arunachal Pradesh. So this is certain background information about Arunachal Pradesh. You know that it attained a statehood in February 1987. Before that, it was named as Northeast Frontier Agency, which was a UT since 1954. So the next topic is parliamentary expression. So you know that ahead of the monsoon session, there was a political controversy in which the opposition parties were alleging that the Lok Sabha Secretariat has released a number of words to ban, which were banned in the parliament. So the opposition was crying foul that this is a gag order released by the government to prevent themselves from criticism. So of course it was a false controversy, because this is functioning since the independence, and these expulsion list has also already been has always been released by the Lok Sabha Secretariat. It has been updated time and again because
you know that under Article 105 of the Constitution, our legislators are given the right to speak anything in the Parliament, but there is also certain exceptions. You just the parliamentarians cannot just say whatever they want. There has to be some decency and civility. So Rule 380 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha says that certain words can be expunged from the proceedings of the House. So these words have been mentioned now, and these words are basically they will not be recorded in the parliamentary proceedings. You know that whatever is being spoken in the parliament, it is recorded. So these expunged words means that if a parliamentarian uses any of these words, those words will not be recorded in the proceedings, official proceedings of the or recordings of the Lok Sabha or proceedings. Okay, so the next topic is Mission Shakti. So Union Ministry of Women and Child Development has issued guidelines for Mission Shakti scheme. So of course the scheme aims to provide safety and security and even empowerment of women. So Mission Shakti has two sub schemes, Sambal and Samarthya. Sambal means schemes which are meant for safety and security of women, and Samarthya means which schemes which are meant for the empowerment of women. So Sambal sub schemes are basically one stop center, women helpline, Beti Bachao Beti Padhao, and Nari Adalats. And Samarthya schemes are those which are meant for empowerment of women, like Ujjwala Yojana, which is of course your LPG subsidy scheme, Swadhar Grah, Working Women Hospital, and recently National Crèche System and Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana has also been included into the Samarthya sub-scheme. So the next topic is Jagriti. So Department of Consumer Affairs has recently launched Jagriti, which is basically a mascot. It's a cartoon-like character, an animated character, which will be showcased as an empowered consumer who is spreading awareness into the public about consumer rights and addressing solutions to the problems which are faced by the consumers. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.